हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का यह क्लास आप सभी 10th वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैथ्स के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाले हैं, वो भी शॉर्टकट मेथड से, बहुत ही आसान तरीका से। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के लिए। तो देर किस बात का, आइए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, आपको परिमेय संख्या बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए में √7 भी अपरिमेय और √7 भी अपरिमेय, तो ये दोनों हो गया अपरिमेय। ओके, ऑप्शन बी चेक करेंगे, √25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, फिर प्लस में √3, तो ये भी अपरिमेय संख्याओं का, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल, अंतर, भागफल जितना भी होता है सभी अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ऑप्शन बी भी अपरिमेय संख्या हो गया। √9 और √3 को मल्टीप्लाई करने पे √27 आएगा और √27 का भी वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकलेगा, तो ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। अब बचा ऑप्शन सी, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगर ऊपर में देखें तो 1 का बट्टा में √4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो 1/2 एक परिमेय संख्या। तो इस तरह से आपको ऑप्शन चेक करके मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर लगा देना है ऐसे क्वेश्चंस का। ओके, आइए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का एक रूप होता है। तो विषम पूर्णांक का रूप जिसे 2m+1 के रूप का होता है। क्या होता है? 2m+1 के रूप का। ये चीजें आपको याद रखना है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या कंडीशन है? जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो वह शांत हो जाएगा, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाता है तो वह अशांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 91 में 2 और 5 का कोई नहीं है, 23 में भी 2 और 5 नहीं होगा, और अगर 45 की बात करें तो 3 3 9 25 45, 3 5 है, ये भी अशांत हो जाएगा। और ऑप्शन सी की बात करें तो 17/80 यह हो जाएगा शांत। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? 0.87, 7 के ऊपर रैंकिंग है, इसको p/q के रूप में चेंज करना है। देखिए इसको कैसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं है उसके बदले 9, और जिसके ऊपर रैंकिंग है उसके बदले 0, और ऊपर में पूरा संख्या में से जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं है उसको घटा देंगे, मतलब 8 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 87 में से 8 घटाने पे 79/90, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको मात्र 1 सेकंड में ऐसे सॉल्व करना है, समझ गए ना कि पूरा पेज भर करके उसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। ठीक, तो इस तरह से आपको शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 540 बराबर 2 का पावर x, 3 का पावर y गुने में 5 का पावर z हो तो x + y - z का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 540 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 27 दूना 54, 270 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 1, 2 तिया 6, 1 0, 2 5 10। फिर अब यहाँ पर कितना से लगाएंगे? 3 से, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 से 15, फिर 3 से 5। तो यहाँ पर कितना है? देखिए 2 का पावर x, तो 2 कितना है? 2, फिर इंटू में 3 का पावर y, तो 3 कितना है? 3 बार 3 आया है तो 3 का पावर 3 गुने में 5 का पावर z, तो 5 एक बार आया है तो 5 का पावर 1, तो x का मान 2, फिर प्लस में y का मान 3 और माइनस z का मान 1 बराबर में 3 2 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। बस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 का घात, 3 का घात और 5 का घात पता कर लेना है, और 2 का पावर x है तो x का वैल्यू 2, और 3 का पावर 3 है तो y का वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगा, और z का वैल्यू मतलब 5 का पावर 1 तो 1, तो x + y - z का वैल्यू 4 हो जाएगा। समझ गए ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? आपको अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय संख्या कितना हो जाएगा? 2.3, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। √441, अगर √441 का वर्गमूल निकालें तो 21 हो जाएगा। 21 से 441, और √13 को √13 से गुना करेंगे तो 13, ये भी परिमेय संख्या। और √10/100 अगर ध्यान से देखिए तो 100 का वर्गमूल 10, और ऊपर में √10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन डी जो है ना, यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, यदि m और n 2 अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF होगा। तो आप सभी को बता दूं कि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 182 है, तो आपको महत्तम समापवर्तक बताना है, मतलब एचसीएफ बराबर। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में एलसीएम। एलसीएम 182 है और एक भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। कितना आएगा? 13। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए सभी क्वेश्चंस को एकदम फास्टली करते जाइए और 1 घंटा में आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना रहता है, तो इसलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का स्पीड बढ़ाना होगा, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना सीखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। तो इसलिए प्रश्न को फास्ट में जल्द करना सीखिए। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत मतलब जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाए। तो यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि 441 में हो जाएगा 21, तो यहाँ पर क्या 2 और 5 आने वाला नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और बाद बाकी ये तीनों हो जाएंगे परिमेय संख्या। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट देखिए P बराबर ए बी क्यू तथा Q बराबर ए का पावर 4 इंटू में B है, तो पी क्यू धनात्मक पूर्णांक और ए बी अभाज्य संख्या है, तो P और Q का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका आपको एलसीएम बताना है ना, तो क्या करेंगे? एलसीएम ए का पावर 4, इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लेंगे, ए का पावर 4 इंटू में B का पावर 3, ए का पावर 4 और बी का पावर 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायरेक्ट कर देना है, इतना करने का जरूरी नहीं है, ठीक ना। इंटू में बी क्यू हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कॉमन करके। आइए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन युग्म सह अभाज्य है, मतलब दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखने से ही पता चल रहा होगा सह अभाज्य मतलब क्या, 9 और 16 हो जाएगा। ऐसी कोई संख्या ना हो जिससे दोनों संख्या में भाग लग जाए, तब वह सह अभाज्य नहीं होगा। दो ऐसी संख्या होना चाहिए दोनों अभाज्य संख्या जिसमें अगर मान लीजिए 3 में 3 से 9 से भाग लगता है, तो फिर 16 में 3 से भाग नहीं लगना चाहिए। 3 तिया 9, तो फिर 3 से 16 में भाग नहीं लगेगा। ऐसे 84 को देख लीजिए, 14 6 के 84, ये सहअभाज्य नहीं होगा। इसी तरह 15 तिया 45, ये भी सहअभाज्य नहीं। 21 पंचे 105, तो ये भी अभाज्य नहीं, सहअभाज्य नहीं होंगे। बात करें ऑप्शन नंबर बी को, तो 9 और 16 एक ऐसी संख्या है, मतलब किसी एक संख्या का गुणनखंड दूसरे संख्या में भाग नहीं लग सकता है। ठीक, तो इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इतना को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। 0.3125 है, बट्टा में अगर दशमलव हटाएं तो एक पर कितना, दशमलव के बाद जितना संख्या उतना 0, 4 0 दे दिए। मान लीजिए इसको काटते हैं 25 से, तो 25 चौका 100, 400 हो गया, और 25 से इसको काटेंगे 25 का 25, 6 31, 6 2 25 दूना 50, 12 25 5 125। फिर एक बार 25 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 25 का 25, 15 0 25 6 150, और 25 से 5 125, मतलब 5/16 आएगा। कितना आएगा? 5/16। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ना? दशमलव के बाद जितना संख्या बट्टा में उतना एक पर 0 दे करके दशमलव हटा सकते हैं, और जो संख्या बच गया उसको काट करके 5/16 प्राप्त कर लेंगे, इस प्रकार। आइए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? बहुपद है मतलब x का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए x² रूट में x है, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x³ और x², यहाँ पर ये ऑप्शन सी बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर x है तो x का पावर -1, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी x जो है रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खास करके आपको बहुपद चेक करने वाला प्रश्न को अच्छे से सीख लेना है। इस तरह के प्रश्न 2-3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि रहते ही हैं, तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से सीख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद दिया गया है जिसका आपको घात बताना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसको सॉल्व करने बैठेंगे, लेकिन आपको सॉल्व करना नहीं है, एकदम ट्रिक के मदद से और मात्र 1 सेकंड में सॉल्व करना है। a + b का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये x की जगह पे क्या आएगा? x², और इसमें सबसे ज़्यादा घात वाला चरपद अगर देखा जाए तो x³ हो जाएगा, x³। तो इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो x का पावर 5, और भी जो भी चरपद आएंगे, लेकिन तो इससे कम पद वाले, कम घात वाले पद आएंगे। समझ गए ना? तो जो बहुपद में है ना, सबसे ज़्यादा घात वाले को गुना करके हम घात निकाल लेंगे आराम से। तो इसका घात कितना हो जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ गए ना?
बहुपद इतना के शून्य बताना है, 2x² माइनस 6 तो बराबर में 0 देंगे, तो 2x² बराबर 6, तो 2 से 6 को काटेंगे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3, प्लस माइनस रूट अंडर 3, प्लस में रूट 3 और फिर माइनस में रूट 3 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो शून्य निकालने वाले प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बहुपद दिया गया है, एक px दिया गया है, आपको p इंटू 2 का मान बताना है। तो सिंपल सा x की जगह पे 2 वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 8 इंटू एक्स तो 2, फिर माइनस में 12, ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर माइनस में 8 दूना 16, फिर माइनस में 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 8 माइनस में 16 12 28, 8 में से 28 घटाएंगे तो माइनस 20 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान बताइए। मान लेते हैं एक शून्यक ए तो दूसरा हो जाएगा 1/a, और शून्यक का गुणनफल जब निकालेंगे तो शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होता है c अब बट्टा में ए का मान 3, तो ए से ए कट गया, यहाँ पर बचेगा कितना माइनस के बराबर 3, तो के का वैल्यू कितना, के का वैल्यू -3। सिंपल सा, एक शून्यक ए है, दूसरा उसका व्युत्क्रम तो 1/a, और अगर दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो c/a तो माइनस में k/3, तो यहाँ से माइनस के बराबर 3 हो गया और के का वैल्यू -3 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, शून्यक इतना वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो बहुपदों की संख्या अनगिनत हो जाएगी, क्या हो जाएगी अनगिनत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, यदि बहुपद px बराबर दिया गया है तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको बताना है 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान। तो 5 इंटू में अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का योग, और शून्यक का योग होता है माइनस में b का मान 7, अब बट्टा में a हो जाएगा 5, 5 से 5 गया बचा -7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -7। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताना है। यह डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस में d/a, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर हो तो p का मान, समांतर मतलब क्या, ये कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 5/15 a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ गए ना। सभी को बराबर कर दिए, अब p का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों को बराबर कर देंगे, तो कितना आएगा कर देते हैं, गुना करेंगे इसको तो 15p बराबर में 9 5 45, p का वैल्यू कितना 3 निकलेगा, कितना निकलेगा 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जब रेखाएं समांतर होती है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, अब कोई हल नहीं तो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये चीजें हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ से इस दोनों को बराबर करके p का वैल्यू निकाल दिया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की प्रकृति होगा, हलों की प्रकृति क्या हो जाएगा केवल और केवल एक हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिर्फ एक। ठीक, हलों की प्रकृति सिर्फ अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि इतना तथा इतना के बराबर 0 हो तो आपको x और y का मान बताना है। x और y का मान बताना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर 10x है, इस 5 को भी 10 करेंगे तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस में 8 गुना 16y बराबर 0, घटा देंगे यहाँ पर 10x माइनस 18y बराबर 0। ठीक, तो माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक, ये कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा 2y बराबर 0, तो y का वैल्यू यहाँ से 0 ही आने वाला है, और y के मान को अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो 5x माइनस 0 बराबर 0, तो x का वैल्यू भी क्या आएगा 0, x और y का मान दोनों 0 आएगा। ठीक ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। यहाँ पर विलोपन विधि से इसमें x का वैल्यू बराबर करके y का मान निकाल लिया और y के मान को समीकरण 1 में रख दिए, तो 8 गुना 0 0 बराबर में 0, तो 5x बराबर 0, तो x का वैल्यू भी 0 ही आएगा। समझ गए ना। आइए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट, यदि समीकरण इतना के ax² प्लस bx+ c बराबर 0 हो तो इसका मूल समान हो, तो मूल समान होता है तो क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, तो आपको बताना है c का वैल्यू। यहाँ b² बराबर कितना हो जाएगा 4ac, आपको c का मान बताना है ना, तो c बराबर कितना हो जाएगा b² बट्टा में 4a, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा b² बट्टा 4a, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। समझ गए ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण बताना है ना, यहाँ पर देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक, और यहाँ पर 3x स्क्वायर, अगर यह जोड़ घटाव हो जाएगा तो यह द्विघात बहुपद बन जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी की बात करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक ना। तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ से 3x स्क्वायर अगर बराबर के इस साइड आता है तो माइनस में 2x स्क्वायर आएगा, ठीक ना। तो यह भी द्विघात समीकरण बन जाएगा। बात करें ऑप्शन सी की तो देखिए यहाँ पर अगर इसका हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो रूट 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब बराबर के उस साइड भी 2x स्क्वायर है तो दोनों कट करके पद कट करके हट जाएगा तो बचेगा क्या, अचर पद। तो यह द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और इतना ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों द्विघात समीकरण है, तो बचा क्या, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी ही होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऐसे आपको समझना है, ठीक ना। ऑप्शन से चेक कर लेना है अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 26, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल अगर 3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। और शून्य का गुणनफल निकाल देते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमको निकालना है, बराबर सी बट्टा ए होता है। तो सी का मान 12, ए का मान 1, यहाँ से 3 चौका 12, तो बीटा का मान कितना निकल गया, 4। तो दूसरा शून्य हमारे पास 4 निकल गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है, यदि द्विघात समीकरण इतना एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस क्यू का मान बताना है। तो p प्लस क्यू शून्यकों का योग, तो शून्यक का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बटा में 1, तो ये हो जाएगा 1। माइनस p को बराबर के इस साइड लाएंगे तो p प्लस p ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मानिए ना, ये हो जाएगा 2p। तो 2p बराबर कितना मान लेते हैं, माइनस क्यू, ठीक। माइनस पी को बराबर के इस साइड लाए और क्यू को बराबर के उस साइड दे आए तो माइनस क्यू हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो शून्यकों का गुणनफल, तो p इंटू क्यू बराबर c बट्टा ए, तो c का मान कितना, c का मान q और बट्टा में 1 ये हो जाएगा। तो p बराबर अगर निकाले वैल्यू तो q से q कट के 1 निकलेगा। अब यहाँ p का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू में p का वैल्यू 1 बराबर में माइनस q, तो q बराबर कितना निकलेगा, -2 निकलेगा। समझ गए ना कैसे निकालना है। p और q दो शून्यक दिए गए थे तो शून्यकों का योग माइनस में b बट्टा है तो माइनस p बट्टा 1, तो माइनस p हो जाएगा। माइनस p को बराबर के इस साइड लाएंगे तो p प्लस p जुड़ के 2p, और q को बराबर के उस साइड दे आएंगे तो माइनस q हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो p इंटू क्यू बराबर में c का मान q बट्टा में a का मान 1, तो यहाँ से क्यू कट के p बराबर 1 आ गया, और इस p बराबर 1 के वैल्यू को इसमें रख देंगे तो p गुने 1, तो q का वैल्यू कितना, माइनस बराबर के इस साइड आके -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे टीचर्स भी नहीं बताए हैं इसको सही तरीके से, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। आइए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्विघात समीकरण का क्या बताना है आपको, विविक्तर। विविक्तर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -13 है, फिर माइनस में 4ac, ए का मान 3 गुने में c का मान 10 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, फिर माइनस में 4 तिया 12 है 120, घटाने पर 49 आएगा, कितना आएगा 49। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया गया है जिसमें आपको मूलों का गुणनफल बताना है। तो इसको सबसे पहले गुना कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में x से करेंगे तो 5x बराबर में 0। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a होता है, तो c का मान दिया नहीं गया है तो यह हो जाएगा 0 और बट्टा में a का मान 2, तो बराबर में 0 आएगा। कितना आएगा 0। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी में है, मतलब समांतर श्रेणी बताना है, कौन एपी में है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 2 2, यहाँ पर 2 2 2, ये एपी में है, बिल्कुल नहीं है। √7, √28, √63 यह भी एपी में नहीं है। 2 4 8 16, देखिए यहाँ पर भी अगर पदांतर निकाले, षाण्मांतर निकाले, कॉमन डिफरेंस निकाले तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 4 घटाएंगे 2, तो यहाँ पर 2 4 6 का ये दिख रहा है, ठीक ना, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, ये बराबर नहीं है तो यह भी एपी में नहीं है। बचा ऑप्शन डी, तो यही हो जाएगा एपी, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर में समांतर श्रेणी का कौन सा पद जीरो है। तो यहाँ पर मान लेंगे ए एन बराबर जीरो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक इंटू में डी बराबर जीरो। ठीक, इस समांतर श्रेणी से ए का मान 12 फिर प्लस में एन माइनस एक इंटू में सारबंतर अगर निकालेंगे ना तो 10 माइनस 12 करेंगे तो कितना -2 निकलेगा बराबर में जीरो। तो एन माइनस वन इंटू में -2 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर -12। तो -2 से जब इसको काटेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 6 12, तो n बराबर हो जाएगा 6। अब -1 बराबर के उस साइड जाएगा तो +1 बराबर में 7वां पद। तो इस एपी का 7वां पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए ना कैसे किए। सो जो जीरो दिया गया था an बराबर जीरो मान लिया और सॉल्व करके n का वैल्यू निकाल दिए, 7वां पद हो जाएगा। नेक्स्ट समांतर श्रेणी का सारबंतर बताना है। तो यहाँ पर सारबंतर निकालेंगे तो आगे वाले पद -1 है और इसमें से पिछले पद को घटाएंगे तो -5। ठीक, तो -1 फिर +5 हो जाएगा बराबर में 4 आएगा। कितना आएगा, 4, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए यदि समांतर श्रेणी का क्या है क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारबंतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल होगा। तो Sn बराबर आप लोगों को फॉर्मूला हम बताए हैं क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब tn होता है nवां पद, इसको आप समझ लीजिए। तो t5 का मान बताना है तो सिंपल सा n के जगह पे 5 रख देंगे, 3 - 4 × 5, तो 3 - 4 पंचे 20 बराबर में -17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -17। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन बी में 17 और ऑप्शन ए में -17 है। तो एग्जाम वाले, बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस का ऑप्शन आपको घुमा फिरा के दे रहे हैं तो आपको सतर्क रहना है और अच्छे से आंसर लगाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सारबंतर होगा। सारबंतर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि an दिया गया है 17 - 5 है। ठीक, इससे AP का पहला पद निकाल लेंगे तो 17 - 5 × 1 तो कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। फिर इसी तरह A2 निकाल लेंगे तो 17 - 5 × 2 तो ये कितना निकल जाएगा, 10, तो 7 निकल जाएगा। इसी तरह A3 निकाल लेंगे तो ये कितना निकलेगा, 17 माइनस में 5 × 3 तो 15 बराबर में 2। समझ रहे हैं ना बात को, प्रथम पद ये, द्वितीय पद ये, तृतीय पद ये, तो AP क्या बनेगा, 12 7 2। 5 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 12 में से 5 7। तो यहाँ पर AP अगर सारबंतर निकालेंगे हम लोग तो 7 - 12 तो -5 इसका सारबंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5। समझ गए ना, इसको an मान लिए, इसका 2-3 पद निकाल लिए AP का और यहाँ से सारबंतर प्राप्त कर लेंगे। समझ गए ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल n² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n²। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। देखिए यदि समांतर श्रेणी का ये पद दिया गया है तो आपको x + y का मान बताना है। सिंपल सा, इसमें से इसको घटाएंगे मतलब x - 18 फिर बराबर में -3 - y कर देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक, इस दोनों को बराबर कर देंगे, x - 18 और -3 - y करेंगे और इस दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर के इस साइड y को लाएंगे तो x + y, -3 - 18 बराबर के उस साइड जाएगा तो +18 बराबर में 15 आएगा। कितना आएगा, 15। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ए तथा बी पूरक कोण हो तो, पूरक कोण, तो पूरक कोण मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो जब दो कोण ए और बी है मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए साइन बी बराबर साइन बी है तो अगर साइन बी, साइन को अगर हम कॉस में बदलेंगे तो कॉस 90 - थीटा, 90 - थीटा मतलब 90 - बी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a + b बराबर 90 डिग्री कहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लीजिए, सेक ए है, यहाँ पर सेक ए, अगर कॉसेक को सेक में बदलेंगे तो सेक 90 - थीटा यहाँ पर b हो जाएगा। यहाँ पर a है लेकिन यहाँ पर b, तो सेक से सेक कट के a - b बराबर के इस साइड आएगा तो +b बराबर में 90 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री तो a + b का योग 90 डिग्री।
समझ गए ना। तो पूरक कोण ये हो जाता है और ऑप्शन डी भी गलत और ऑप्शन सी भी गलत आंसर होगा। इस तरह से आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 90 डिग्री माइनस 5, cos 90 डिग्री माइनस 5 हो जाएगा sin 5, क्या हो जाएगा sin 5, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 63 डिग्री आप लोगों को बताना है। मान लीजिए किसी एक को हम साइन में बदल देंगे, या तो cos को साइन में या साइन को cos में। cos को अगर साइन में बदलेंगे तो sin स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 63, 27 घटाएंगे 90 डिग्री में से तो 63, फिर माइनस में साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अगर इस दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा, कितना आएगा 0, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, देखिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, समझ गए ना। तो 0 बराबर 0 ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे जब 0 डिग्री वैल्यू रखेंगे, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 4/5 है तो आपको टेन थीटा का वैल्यू बताना है। तो साइन थीटा मतलब p/h का वैल्यू 4/5 दिया गया है, तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, √h² तो 25 माइनस में p² तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, तो 16 9 25, यहाँ पर b निकलेगा 3, और टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p का मान 4 और b का मान 3, तो 4/3 क्या है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, समझ गए ना। जो भी दिया रहे उससे सबसे पहले PBH निकाल लेंगे, उसके बाद ही अगला स्टेप करना स्टार्ट करेंगे। टेन थीटा बराबर अगर 1/√7 है तो sec² थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है, समझ गए ना। यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 है तो sec² थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताना है, तो sec को टेन में बदलेंगे तो 1 + tan² थीटा और फिर माइनस में tan² थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस में tan² थीटा तो 1/√7 का होल स्क्वायर 1/7, फिर माइनस में 1/7 आएगा, ठीक। तो ये दोनों आपस में कट के बचेगा 1, कितना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्या किए समझिए बात को, sec² थीटा को अगर tan² थीटा में बदलेंगे तो 1 + tan² थीटा पहले से ही माइनस tan² थीटा है, और tan थीटा का वैल्यू 1/√7 तो स्क्वायर होके 1/7 और 1/7 प्लस माइनस वाला ये टर्म कट के बचा 1, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 - tan² 45 डिग्री, तो 1 - tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है और 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में 1 + 1 का स्क्वायर 1, ऊपर में 0 नीचे में 2 बराबर में 0 ही आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 cot² 60 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। cot 60 डिग्री, सबसे पहले आप बताइए tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। tan का वैल्यू याद रखना है, cot का याद रहेगा, sin का याद रखना है, cosec का याद रहेगा, cos का याद रखना है, sec का याद रखना है, मतलब 3 याद करना है, 6 आराम से याद रहेगा, ठीक। tan 60 डिग्री √3 तो cot 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पर 3/√3 है ना, तो ये हो जाएगा √3, हर का पर में करें जब करेंगे तो ये हो जाएगा √3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, cos 1 डिग्री इंटू में cos 2 डिग्री इंटू में cos 3 डिग्री इंटू में cos 180 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जब सीरीज चलता रहेगा तो यहाँ पर एक बार cos 90 डिग्री भी आएगा, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 किसी भी संख्या के साथ मिल जाता है और उसके साथ गुना होता है तो वह 0 हो जाता है, तो यहाँ सभी संख्या को 0 कर देगा, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 - 2 cosec² a बताना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो 1 - cosec² a बचेगा। अब a माइनस में cot² a बराबर होता है 1, माइनस cot² बराबर वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, a का माइनस में ये cosec² a उधर जाएगा, माइनस cosec² a, तो माइनस cot, इसके बदले माइनस cot² a दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो माइनस में 2 cot² a हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, -2 cot² a ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बातों को, इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस तरह से -cot² a बराबर ये लिख सकते हैं और इसके बदले -cot² a रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 है तो cot x बराबर बताना है, cot x। इस तरह के क्वेश्चन हमने
अपने वीडियो में बता रखे हैं, जितने भी मॉडल पेपर में क्वेश्चंस आए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम पीछे बता रखे हैं। तो आप लोग अगर हमारे वीडियो को देखते होंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए ना। इसलिए कहते हैं हमारे सभी वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। हम कोई भी क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं ला देते हैं, बहुत ही सोच समझ के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन करके लाते हैं, समझ गए। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए cot x बराबर होता है cos x बट्टा में sin x, ठीक। अब यहाँ से अगर cos x का वैल्यू निकालें तो 1/b और sin x का वैल्यू 1/a और लेंगे तो a/1 हो जाएगा, बराबर में a/b आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री या -1। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा वैल्यू तो 1, फिर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1, फिर -1 बराबर में 0, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 50, -tan स्क्वायर ए प्लस में 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, माइनस में tan स्क्वायर ए है, फिर प्लस में 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर ए 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, समझ गए ना। इसको अगर इधर लिखें सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए ना। तो आज के इस क्लास में हमने आप लोगों को टोटल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% 101% आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह प्रश्न सभी समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक दिन शाम 7 PM को लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।